चलो बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, है ना। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? चैप्टर दैट यू वर स्टडीइंग, रिडॉक्स। बिल्कुल है, हम लोग रिडॉक्स पढ़ रहे थे। यू वर स्टडीइंग रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। काफी कुछ इसमें हमने पिछले लेक्चर में लिख लिया था। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन और फिर रूल्स जो हमको हेल्प करते हैं, ये कुछ बातें हैं जो हमको हेल्प करती हैं ऑक्सीडेशन नंबर पता करने में, उसके बारे में बात कर रहे थे। और यहां तक सबने लिख लिया था, याद है? दिस वाज द लास्ट थिंग दैट यू रोट। चलो, तो इसके आगे अपन लोग शुरू करते हैं। लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस। हम लोगों ने कितने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। थर्ड पॉइंट वाज ऑक्सीजन, तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो फोर्थ पॉइंट अपन हैलोजेंस के बारे में लिख लेते हैं। लेट्स राइट द फोर्थ पॉइंट, हैलोजेंस। एंड आई एम होपिंग कि व्हाइट ऑन ब्लैक विल लुक बेटर। चलो लिखो 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 लिखो। हैलोजेंस इन ब्रैकेट। देखो, हैलोजेंस में अपन ने फ्लोरीन की बात ऑलरेडी कर ली थी बच्चों, उसको अलग से लिखा था। और अब अपन बाकी जो हैलोजेंस है, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, तो उसमें लिखो हैलोजेंस इन ब्रैकेट क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine generally exist in -1 oxidation state. Generally exist in -1 oxidation state, except in the case of, या -1 oxidation state in compounds कर दो, in compounds except when attached to more electronegative elements, to more electronegative elements, comma, then they show positive oxidation states. सुजल बेटा, फ्लोरीन का तो अपन ने अलग से लिख लिया था। Then they show positive oxidation states. इसके एग्जाम्पल भी अपन लिख लेंगे कि पॉजिटिव कब होते हैं और नेगेटिव कब होते हैं, सारे ही लिख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लोरीन से अगर अटैच हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो अपन अलग अलग एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनके, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के। जैसे आपके पास HCl है, HBr है, HI है। इन सब में देखोगे तो H-1 में है, सॉरी H+1 में है, और Cl-1 में है। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर हियर। तो H इज इन +1 एंड Cl इज इन -1। यहाँ भी +1 -1 +1 -1। और भी एग्जांपल्स अपने पास। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl या NaI या KCl, Ki, KBr। इन सब में देखोगे तो सोडियम इज इन +1, पोटेशियम इज इन +1, और BrCl, आयोडीन -1 में है। ये तो इनके नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल्स हो गए। विभव बेटा, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दूंगा। वैसे तो अपन जब 9th में शायद पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं तब ये आ जाता है। आई विल एक्सप्लेन इट वंस, ओके, डोंट वरी, है ना। हाँ मोहित बेटा, यहीं से स्टार्ट किया है आज का लेक्चर। नेगेटिव के एग्जांपल्स अपने लिखने रह गए थे। तो देखो, जब आप आयोडीन को क्लोरीन के साथ जोड़ दो, या ब्रोमीन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, या क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दो, तो अपन ने एक बात, NaBr होता है, बिल्कुल होता है बेटा, NaBr होता है। अपन ने एक बात देखी थी बच्चों कि फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव में रहता है ना। याद है? एक बार देख लो, उसके बाद लिख लेना। जस्ट स्टॉप फॉर अ मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बस।
यहाँ यहाँ देखो, यहाँ अपन फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन पे चार्ज अगर -1 आएगा, देखो फ्लोरीन पे चार्ज अगर -1 आता है तो 5 फ्लोरीन पे -5 हो गया, हर फ्लोरीन पे -1 है तो 5 फ्लोरीन पे -5 हो गया। पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, तो ब्रोमीन को किस स्टेट में आना पड़ेगा, ब्रोमीन को किस में आना पड़ेगा, +5 में, बिल्कुल ब्रोमीन को +5 में आना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रोमीन इज इन +5। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन और फ्लोरीन में देखते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। याद रखना बच्चों, फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फ्लोरीन का यहाँ पे -1 अगर है, अपन इसको नीचे लिख लेते हैं, फ्लोरीन का अगर इधर -1 है तो क्लोरीन कितना आएगा जल्दी बताओ, +3, वेरी गुड। अच्छा, आयोडीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई और सीएल में कौन की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो सीएल विल बी इन -1, तो ये -1 में होगा, तो आयोडीन कितने में आएगा जल्दी बताओ, +3, है ना। ठीक, तो हैलोजेंस फ्लोरीन को छोड़ के बाकी पॉजिटिव स्टेट में हो सकते हैं, वो तभी होंगे जब उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट उनसे जुड़ा होगा। ऑलराइट, ये एग्जांपल्स नोट कर लो जल्दी से फटाफट। लिख लिया सबने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिस्ट तो बेटा एक काम करूंगा मैं आपको, पीरियडिक टेबल की एक टेबल भेज दूंगा, है ना, आई शेयर अ टेबल जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू दी होगी, ओके। और वैसे अपन इनऑर्गेनिक में चैप्टर भी पीरियडिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आ जाएगा। ऑल राइट, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, पीरियडिक टेबल में जैसे अरेंज होगा वैसे मैं भेज दूंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, फिफ्थ पॉइंट बच्चों, मेटल्स। फिफ्थ इज मेटल्स। तो कुछ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। हाँ आदित्य बेटा, लिखो, अल्कली मेटल्स हैव, अल्कली मेटल्स की क्या होती है बच्चों बताओ जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चार्ज क्या होता है उन पर जनरली। हाँ, क्या होता है जल्दी बताओ, मेटल्स +1, बिल्कुल बिल्कुल, अल्कली मेटल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, इन देयर कंपाउंड्स। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कैसा होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें तो +2, बिल्कुल ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। 6th पॉइंट लिख लो जल्दी जल्दी, एक काम करता हूं मैं लिखता जाता हूं, आप लोग भी लिखते जाओ, जहां एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट आएगा मैं बता दूंगा आपको, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, 6th पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट और एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और एलोट्रोपिक फॉर्म्स is always zero, is always zero, ये बात हमने पहले भी कही थी, डिस्कस किया था। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, O2, S8, P4, C60, O3, etc। और भी कुछ लिख देता हूं मैं, चलो, जो कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी देखे थे, I2, Br2, etc।
अगर अकेला एटम है तो बेटा न्यूट्रल ही होगा. इफ सिंगल एटम इज देयर तो इट विल बी न्यूट्रल. व्हाट इज एलोट्रोप्स? हाँ, ये बात अपन कर लेते हैं. जल्दी से लिख लो, मैं समझा देता हूँ इस बात को आपको कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं. लिख लिया कि सबने? ओके, बिल्कुल मैं एलोट्रोप समझा देता हूँ बच्चों, सुनो. देखो, O2 और O3 भी एलोट्रोप्स ही हैं. O2 एंड O3 आर बोथ एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट के मल्टीपल फॉर्म्स अगर हो बट एलिमेंट के हों. तो एलिमेंट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, मैंने सिखाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में कि एलिमेंट वो होते हैं जिनमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं. तो O2 और O3 में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं. तो ये एलोट्रोप्स हैं एक दूसरे के. ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रोप्स. बिल्कुल. अब जैसे कार्बन का C60 फुलेरिन होता है, इसके साथ में अपन डायमंड ले सकते हैं, है ना, डायमंड हो गया, या फिर आपका ग्रेफाइट हो गया, या फिर चारकोल हो गया. तो ये सब क्या है? ये सब एलोट्रोप्स हैं. ओनली नॉन मेटल्स. देखो, मेटल्स के साथ क्या होता है? मॉलिक्यूल बनाते नहीं है. मेटल्स एग्जिस्ट इन मेटालिक फॉर्म, तो उनमें एलोट्रोप्स जनरली होते नहीं है. नॉन मेटल्स में जनरली हमको मिलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, एलोट्रोप्स क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? और कुछ पूछना है? चलो, तो अपन अगले पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट से, फिर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे अपन. इस इन पॉइंट्स का एप्लीकेशन भी करेंगे. सेवेंथ पॉइंट लिखो बच्चों. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल. एक्सेप्शंस तो इसमें अभी नहीं है. अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है बच्चों? जिन लोगों को अभी क्लियर नहीं है, यहां पे लिख लेना साथ में. अल्कली मेटल्स इज बेसिकली ग्रुप 1, है ना. और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते थे? ग्रुप 2 पीरियडिक टेबल में. ठीक है, तो जिसको डाउट हो वो यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में कि अल्कली मेटल्स आर ग्रुप 1 मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेसिकली ग्रुप 2 मेटल्स पीरियडिक टेबल में. एलोट्रोप्स नहीं है बेटा ये. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सेवेंथ पॉइंट. सबने लिख लिया ना यहां तक? मैं उसको ऊपर स्क्रॉल कर दूं? गुड. आ जाओ सेवेंथ पॉइंट. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. SUM वाला सम है ना, SUM ही नहीं लिखना है. बिल्कुल, ग्रुप अपन पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे बेटा. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all elements in a molecule is 0. तो इस चीज का यूज तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट हम इसको अलग से लिख लेते हैं पॉइंट को. इसको मैं समझा भी दूंगा अभी एग्जांपल में कि क्या ये कह रहा है. यूज हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं. एट्थ पॉइंट. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन. सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all elements in an ion is equal to the charge present on the ion. हाँ पेशा बेटा, बिल्कुल, तभी उसको मॉलिक्यूल कहेंगे. अगर चार्ज हुआ तो आयन कहेंगे. तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन. चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन. और लास्ट पॉइंट. Mostly in case of p block elements,
mostly in case of p block elements, their oxidation state varies from n to n minus 8. From n to n minus 8, where n is the number of valence electron, where n is the number of valence electron full stop. Example, नाइट्रोजन हैज, बच्चों नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? आखिरी शेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, बिल्कुल। हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज अगर निकालेंगे तो क्या आएगी? 5 से 5 माइनस 8, तो क्या आएगी बच्चों? 5 टू -3, 5 से लेके -3 तक आएगी, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने लिखा है ये कैसे सही कैसे हो रहा है। तो देखो, नाइट्रोजन के काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे N2O5 एक कंपाउंड है, NO2 दूसरा कंपाउंड है, N2O3 तीसरा कंपाउंड है, NO एक कंपाउंड है, N2O एक कंपाउंड है, N2 है, N2H2 है, NH3 है, और भी हैं, बट ये कुछ लिस्ट की है मैंने। मैं भी बता दूंगा बेटा n माइनस 8 क्यों होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो पीरियडिक में आ जाएगा, बट ठीक है, अब तुम पूछ रहे हो तो थोड़ा बता दूंगा, पीरियडिक में कम पढ़ लेंगे इसको। पहले लिख लिया क्या? यहां तक सबने लिख लिया? एग्जाम्पल्स पे मैं बता दूंगा, उसके बाद नोट कर लेना, है ना। यहां तक लिख लिया सबने? 5 टू -3 तक सबने लिख लिया है? चलो, क्यों होता है मैं बता दूंगा, पहले समझ लो कि एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा कि क्यों n-8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आता है बच्चों? -2। ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -2, तो 5 ऑक्सीजन पे कुल कितना आएगा? -10। अब देखो, अपन जो लॉजिक यूज कर रहे थे वही अपन ने इस पॉइंट में भी लिखा था। सुन लो इस बात को, मैं तो आपको 2-3 पॉइंट एक साथ ही समझा देता हूं। यहां पे लिखा था देखो कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0, और इसी का यूज करके तो हम बता रहे थे कि अगर H पे +1 है तो Cl पे -1 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0, है ना। यही किया था ना अपन ने? हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ, अब इसी लॉजिक को अपन आगे भी अप्लाई करेंगे। देखो, आ जाओ, यही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। तो यहां पे हमने कहा N2O5 के लिए बात कर लेते हैं कि एक ऑक्सीजन -2 में है, तो लेट्स राइट इट लाइक दिस। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बी एक्स, हमको पता नहीं क्या है ना, इस कंपाउंड के लिए बात कर रहे हैं। तो वैसे अपन बार बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक बार लिख के समझा रहा हूं, बाकी ये मेंटली करना लगेंगे, अभी कर भी रहते अपन मेंटली, है ना। तो देयरफॉर चार्ज ऑन नाइट्रोजन लिखेंगे तो बेटा 2x हो जाएगा, होगा या नहीं, है ना। और वी नो दैट ऑक्सीजन इज -2, देयरफॉर चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज -10, -10 होगा। यहां तक दिक्कत नहीं किसी को? हम्म। तो सिंस N2O5
is a neutral molecule, therefore magnitude of positive is equals to magnitude of नेगेटिव. पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड 2x, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, है ना, आ गई ना. और यही कर रहे थे हम, बस उसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया. आप मैग्नीट्यूड इक्वल कर सकते हो या आप टोटल चार्ज को सम को 0 कर सकते हो, है ना. या तो ऐसे लिख लो या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, आइदर यू राइट इट लाइक दिस कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं इसको कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0. तो यहां पर 2x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0. यहां से भी वही बात आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 10 या x इज इक्वल टू प्लस 5. तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिखो, आंसर यही आएगा बेटा. बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरीके सही हैं, क्योंकि बात एक ही कर रहे हैं दोनों. भाई जब पॉजिटिव नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो नेट चार्ज 0 ही होगा, डेफिनेट सी बात है. तो एक ही बात को लिखने का तरीका है. 2x क्यों किया बेटा, देखो अपन ने क्या कहा था इसमें, एक नाइट्रोजन पे x माना, तो दो नाइट्रोजन है तो दो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा. एक नाइट्रोजन पे x है तो चार्ज नाइट्रोजन दोनों पे मिला के 2x हो जाएगा. ठीक है, ये आपको पॉइंट नंबर कौन सा बताया मैंने, 7 समझाया था. ठीक है, और इसी लॉजिक से अपन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेते हैं. तो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फटाफट से आप लिख लेना. अब मुझे ये बताओ बच्चों, NO2 में अगर ऑक्सीजन पे -2 आता है तो नाइट्रोजन पे कितना आएगा, जल्दी बताओ. +4 है ना, वेरी गुड. टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड निकाल दो उतना पॉजिटिव पे जाएगा. ठीक है, इधर N2O3 में अगर ऑक्सीजन पे -2 आता है तो एक नाइट्रोजन पे कितना आएगा, दो नाइट्रोजन पे +6 हो गया, एक पे कितना होगा +3. वेरी गुड बच्चों. इधर -2 तो नाइट्रोजन पे +2, वेरी गुड. इधर -2 तो एक नाइट्रोजन पे कितना आएगा +1. इधर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चार्ज क्या लिखेंगे, 0. बिल्कुल बताया था आपको ये पहले भी, और अभी पॉइंट में भी लिखा कि एलिमेंटल स्टेट में 0 चार्ज आता है. N2H2 में हाइड्रोजन पे +1 तो नाइट्रोजन पे कितना आएगा -1. बिल्कुल, एक नाइट्रोजन पे -1, दोनों नाइट्रोजन पे टोटल -2 आना था. इधर हाइड्रोजन पे +1 तो एक नाइट्रोजन पे कितना आएगा -3. बिल्कुल ठीक है. तो पॉइंट हमने वही लिखा था बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है किसी भी एलिमेंट की पी ब्लॉक में जनरली कहां से जाती है, n से n-8 तक, 5 से -3 तक, 5 से -3 तक. क्लियर है, ठीक है. बिल्कुल, और ऐसा क्यों होता है मैं लॉजिक बताया था, सुन लो फटाफट से. लॉजिक सुन लो, उसके बाद लिख लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा. नाइट्रोजन पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5. तो ये लूज कितने कर सकता है, 5 लूज कर सकता है बच्चों मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकता है, तो +5 तक जाएगा, है ना. और इसको चाहिए कितने, अब बाहर से कितने चाहिए, 1 2 और 3. तो 3 ले सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 ले पाएगा, तो -3. तो +5 से -3 तक ये वेरी करता है. हर एलिमेंट के साथ ऐसे ही हो जाएगा पी ब्लॉक में. ठीक है, तो एक बार पीरियडिक टेबल अपने रूम में देख लेना. मैंने आपको कहा था शुरुआत में बेटा केमिस्ट्री की कि घर पे सबके एक पीरियडिक टेबल होनी चाहिए उनके स्टडी रूम में, स्टडी टेबल के पास, है ना. तो कीप एन आई ऑन दैट पीरियडिक टेबल, वो बहुत काम आएगी. अब इसको नोट कर लो बच्चों, नोट दिस डाउन. पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं बेटा. ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में, चेक करना आ जाना.
सुजल बेटा मंडे तो छुट्टी थी ना रक्षाबंधन की तुम्हारी? -2 वाला कंपाउंड लिखा नहीं है मैंने, लिखोगे तो चलो लिख देता हूँ, तुम अब कह रहे हो तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि अभी कोई कहेगा जरूर कि सर -2 वाला नहीं लिखा आपने। ठीक है, -2 भी लिख देते हैं। सॉरी, उल्टा लिखा गया है। लो, -2 का एग्जाम्पल भी लिख दिया। हाँ निखिल, लग तो अच्छी रही है ब्लैक स्क्रीन मुझे भी। इट लुक्स मच मोर, द कंटेंट लुक्स मच मोर ब्राइट। नहीं जय बेटा, कल तो छुट्टी नहीं है। राज बेटा, पहले 30 तो याद हो ही जाने चाहिए, बाकी और भी याद करने पड़ेंगे। पीरियडिक टेबल के पहले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कहाँ तक याद करने हैं। अभी तो पहले लिख लो जल्दी से, और एक बार लिख लिया तो मुझे बता देना। सारा बेटा देखो, NO2 में भी वही करना है, एक ऑक्सीजन -2 में है, तो दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -4 पे इस पे कितना रखें टोटल 0 हो जाए, तो -4 के लिए +4 होगा, तभी इस टोटल पे कंपाउंड पे चार्ज आएगा 0। हाँ कौस्तुभ बेटा। ठीक है, इसको लिख लो, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लिख लिया कि सबने? लिख लिया? चलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ, सुन लो। जब भी कोई दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं, जैसे आपने मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक बॉन्ड बनाया, तो आपने पढ़ा था कि भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, दे शेयर इलेक्ट्रॉन, है ना? सुन लो एक बार ध्यान से बच्चों, दे शेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बराबरी से शेयर नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर्स अलग अलग हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा है, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा किसकी तरफ को खिसके हुए रहेंगे? क्लोरीन की तरफ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि शेयरिंग में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लाया था, क्लोरीन एक लाया था, तो दोनों ने एक एक शेयर किया था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, इसको क्लोरीन ने थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खिसका के रख लिया। तो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा खींच रखा है, इसलिए उस पर -1 चार्ज रख देते हैं। और बेचारे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लुट गया है, इसलिए उस पर +1 चार्ज लग देते। तो पूरी तरह नहीं लुटा है, बट फिर भी थोड़ा दूर चला गया है, इसलिए इसको +1 और इसको -1 कह देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलेगा बेटा लक्ष्य, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसीलिए बच्चों ये भी देखो, जब एलिमेंट्स होते हैं H2 और H2 है, तो अब इसकी और इसकी दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर है। भाई जितनी पावर से ये हाइड्रोजन खींचेगा उतनी पावर से ये खींचेगा। तो ये भी एक लाया था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लाया था, और दोनों बराबर खींच रहे हैं, यानी एग्जैक्टली बीच में रखे हुए घूम रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन एक ही एक शेयर किया और एक ही एक है, तो चार्ज क्या है? 0 और 0, किसी के पास भी ज्यादा नहीं है, किसी के पास भी कम नहीं है। ओके, ठीक है। पॉजिटिविटी उल्टा हो जाएगा बेटा, कौन जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। ठीक, इसको डिटेल में फिर अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी तो अपने को इतना ही काम है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है।
ठीक बच्चों, तो अपन अब इसका थोड़ा यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज दिस टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स। हम लोग कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कंपाउंड से पता करते हैं। तो यहां तक सबने नोट कर लिया है? शैल आई मूव दिस अप? यस, वेरी गुड। आ जाओ, तो अभी अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स राइट डाउन अ क्वेश्चन और उसके आंसर्स तुम मुझे बताओगे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट कर दो of the underlined element of the underlined element in the following cases. In the following cases. Number 1, H2SO4 sulfur underline. Second, CO2. Third, Fe2O3. Fourth, SO3. Fifth, CrO5. Sixth, H2S. Seventh, Fe3O4. Eighth, HNO3। इतने एलिमेंट्स के बारे में अपने को पहले बात करनी है। करो बच्चों, सॉल्व दिस। इसमें से कुछ केसेस हम अभी डिस्कस करेंगे और कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। मैं बता देता हूँ कौन कौन से केस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस H2SO4, CO2, Fe2O3, C2O5, सॉरी CrO5। ये 4 केसेस हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी 4 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो पहले 5 तो कर ही लो, बाकी के मैं होमवर्क दे दूंगा, है ना? कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का यूज कहाँ करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उस चीज पे आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, प्रेशा बेटा CrO5 का आपका आंसर थोड़ा गलत है और बाकी सही है। पार्वती बेटा आपका भी CrO5 का थोड़ा गलत है। अक्षरा, सल्फर पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, चेक करो जरा। हाँ विभव बेटा ठीक है आंसर। अमन किस पार्ट का आंसर दे रहे हो? हिमांशु बेटा गड़बड़ है। ठीक है समृद्धि। ओके, जहां तक मुझे दिख रहा है कि ज्यादातर लोग गड़बड़ कर रहे हैं CrO5 में, और वो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि CrO5 में थोड़ी गड़बड़ आनी चाहिए। तुम लोगों ने जो कुछ सीखा है उसके हिसाब से तुम सही बोल रहे हो, बट देर इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CrO5 दैट शुड बी नोन, बताने के लिए। तो मैं आंसर्स बता दूं बच्चों? ओके, चलो मैं आंसर्स लिखना शुरू कर रहा हूं। देखो जरा, लेट मी राइट दी आंसर्स। तो यहां पर सल्फर आएगा +6 में,
ठीक है, कार्बन आएगा +4 में, आयरन आएगा +3 में, और Cr आपका आएगा +6 में। यहां पर अपने को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो है इसका आंसर +10 आता है अपना, नॉर्मली आता है ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे आ रहा है, उसकी चिंता मत करो, आई विल एक्सप्लेन दिस, बट आंसर्स ये हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस। लिख लिया क्या सबने? आंसर्स लिख लिए सबने? एक बार आंसर्स लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो बच्चों, तो देखो इसको समझने का तरीका क्या है। वैसे तो आइडियली हमको स्ट्रक्चर बना के बताना चाहिए, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। जैसे H2SO4 में हम क्या करते हैं, H2SO4 में हम ये यूज करते हैं कि ऑक्सीजन पे होता है -2, ऑक्सीजन पे होता है -2, सब समझा रहा हूं, सुनते जाओ। हाइड्रोजन पे आएगा +1। ये कैसे लिखा? हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है। किससे? सल्फर से। तो जिसकी नेगेटिविटी कम उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज। और इसका अपन ने मान लिया x। तो अपन इसको डायरेक्ट कैसे कर देते हैं कि हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का x हो गया, और 4 ऑक्सीजन का -2 मतलब -8 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +6। इस तरीके से अपन डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। बट बट अगर हमको बहुत अच्छे से सॉल्व करना हो इस सवाल को, है ना, अगर हमको बहुत अच्छे से सॉल्व करना हो तो हमको आइडियली इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। कैसे? सुनो, हम लोग बॉन्डिंग जब पढ़ लेंगे तो तुम लोगों को इसके स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे। अभी मैं आपको बना के दे देता हूं स्ट्रक्चर। H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसने खींच रखा होगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन ने या हाइड्रोजन ने? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड की वजह से -1, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? +1, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ भी देखते हैं, दूसरे हाइड्रोजन पे इसी तरीके से इस पे +1 और इस पे -1। ये तो इस बॉन्ड की कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? ऑक्सीजन सल्फर में से ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, बिल्कुल। तो यहां भी इस पे -1 और इस पे +1, इसी तरीके से इस तरफ भी -1 और +1। अच्छा, इधर 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन सल्फर में, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन खींच रहा है, बट कितने खींचेगा? 1 या 2? 2। तो अब इस बॉन्ड की वजह से आएगा -2, और सल्फर पे आएगा +2। इस ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे आया +2। अब इन सबको देखो जरा, ये 1 2 1 2, टोटल कितना हो गया ये सल्फर पे? बिल्कुल +6। अच्छा, ये ऑक्सीजन पे -1 और -1 कितना हो गया? -2। ये ऑक्सीजन पे -1 कितना हो गया? -2। इस ऑक्सीजन पे तो -2 ही था, और इस ऑक्सीजन पे भी -2 ही है। तो जो अपन ने निकाला था वही हुआ बच्चों। देखो, हाइड्रोजन पे +1 माना था, सब जगह हाइड्रोजन पे +1 है। ऑक्सीजन पे -2 माना था अपन ने, सब जगह ऑक्सीजन पे -2 ही है। और सल्फर पे +6 आ गया अपना आंसर। ठीक। तो अपना आंसर सही इस तरीके से क्यों आ रहा है, इस बात को सुन लो एक बार। अपना आंसर इस तरीके से सही इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो अज्यूम किया कि हर ऑक्सीजन पे -2 है, वो -2 ही है, तो हमने सही माना था। ठीक, बात समझ में आई? है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं। अब ये चीज अपने को CrO5 में करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बात बच्चों, किसी भी एलिमेंट पे, ये याद रखना, किसी भी एलिमेंट पे +8 से ज्यादा चार्ज आ ही नहीं सकता। सुजल बेटा, KO2 यहां मैंने कहा दिया है? KO2 मैंने दिया ही नहीं है। आई हैव नॉट गिवन एनी कंपाउंड एज KO2 हियर। ठीक है,
तो वो अपन पढ़ लेंगे, तुम चिंता मत करो। KO2 मैंने पहले लिखवाया था, उसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो आयनिक कंपाउंड है, वो सब पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो, ये सब बॉन्डिंग में आएगा। अभी बच्चों अपने को अब दिक्कत कहाँ आ रही थी, देखो ये तो अपने से वैसे ही हो गया था, H2SO4 डायरेक्ट हो गया था, CO2 भी डायरेक्ट हो गया, Fe2O3 भी डायरेक्ट हो गया। दिक्कत कहाँ आई अपने को, CrO5 में, है ना। Fe2O3 में बता देता हूँ बेटा, एक सेकंड, बट दिक्कत अपने को CrO5 में आई थी, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब देखो बच्चों इसका कैसे करेंगे अपन यूज, ये तो अपना पहला केस था। Fe2O3 में थर्ड केस में बच्चों एक बात ध्यान रखो, ये चलो अब इतने बता ही रहे हैं तो सेकंड भी डिस्कस कर ही लेते हैं, बेचारे CO2 ने क्या बिगाड़ा है अपना। तो CO2 में स्ट्रक्चर बनता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर्स बनाना मैं आपको बॉन्डिंग में सिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। अभी सिर्फ क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ, वरना हमको सिर्फ CrO5 के स्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो हमको वैसे भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ कार्बन पे +2, इधर ऑक्सीजन पे -2, इस पे +2, तो ये टोटल जो हो गया कार्बन पे +4 आ गया, यही हमने भी निकाला था। अब थर्ड केस जो है Fe2O3, अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे अपन, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, दिस इज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, उन पर चार्ज नहीं होते, आयनिक कंपाउंड एज आयंस, चार्ज नहीं होते मतलब बॉन्ड नहीं होते, सॉरी। तो दे हैव जस्ट चार्जेस, दे डोंट हैव स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या होगा कि Fe होगा आपके पास, इसका आयन होगा, और ऑक्सीजन के आयन्स होंगे। तो अब Fe के 2 आयन है आपके पास, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन -2 में है तो Fe आएगा +3 में आपका। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, ऑक्सीजन अगर -2 में है तो Fe आएगा +3 में, टू मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में तो क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा था ना अपन ने, याद है बच्चों, कि Fe पे अगर +2 होगा और ऑक्सीजन +3 होगा, ऑक्सीजन में -2 होगा, तो क्रॉस कर देते थे चार्जेस अपन, है ना, ये तो सब वहीं पढ़ा था। तो आयनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे अपन, स्ट्रक्चर बनेगा मॉलिक्यूल्स का, आयनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते। अब लास्ट फोर्थ केस अपना बच्चों CrO5, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बॉन्डिंग में भी बनवा दूंगा, बट अभी भी बना लो, इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है बच्चों कि आप इसको अपन कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो Cr के ऊपर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब जरा कोशिश करो इन बॉन्ड्स पे चार्जेस खुद से लिखने की, मैं तो लिखूंगा बट आई वांट यू गाइस टू राइट चार्जेस ऑन योर ओन फर्स्ट। एक बार लिखो जरा खुद से, फिर देखते हैं अपन। साइक्लिक है, बिल्कुल है, बट इसमें 2 रिंग्स हैं, 2 साइकिल्स हैं। हाँ भाई बच्चों, लिख लिया क्या चार्ज। तो इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2, -2 लिख दूं। इसकी वजह से क्रोमियम पे कितना आएगा, +2, बिल्कुल। अच्छा, इस वाले बॉन्ड की वजह से कितना आएगा, इस बॉन्ड की वजह से कितना आएगा, -1 +1, वेरी गुड, दिस विल बी -1 और +1। और यहां पर क्या आएगा, इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से, रुको आई थिंक देयर इज सम लैग, इस बॉन्ड की वजह से कितना आएगा,
अब तो दिख रहा होगा। हाँ जल्दी बताओ कितना आएगा। 0। देखो बच्चों बताया था ना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर खींचेंगे तो किसी के पास जाएगा कि इलेक्ट्रॉन? नहीं जाएगा। तो जब एक जैसे होंगे तो फिर 0 और 0, फिर वापस इस बॉन्ड की वजह से। जल्दी बताओ। +1 -1। अब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं बाकियों पे भी। -1 +1 0 0 -1 +1। तो ये बच्चों टोटल कितना आ रहा है बताओ जरा। कितना आया ये टोटल? +6। अच्छा इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा टोटल? -1। इस पे कितना आएगा? -1। इस पर भी -1 और इस पर भी -1। तो अपना आंसर -2 से क्यों नहीं आ रहा था? -2 से क्यों नहीं आ रहा था अपना आंसर बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में -1 चार्ज है। देखो अपन लिख रहे थे क्या -2 लिख रहे थे ना, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। तो कुछ केसेस होते हैं जहां पे अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके लिए आप एक छोटा सा पॉइंट नोट करके लिख लो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है वो कभी भी +8 से ऊपर नहीं होगी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल इन एन एलिमेंट इज +8। OsO4 ऑस्मियम करके कंपाउंड एलिमेंट होता है बच्चों। इसमें ऑस्मियम में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो जाती है। +8 फॉर ऑस्मियम, इतना लिख लो। बिल्कुल। तो जब भी आपका आंसर 8 से बड़ा आ रहा है प्लस में, जब भी आपका आंसर 8 से बड़ा आ रहा है प्लस में, यानी कि कुछ गड़बड़ है, ये याद रखना। कभी भी +8 से ऊपर आपका आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक, नोट कर लो फटाफट। हाँ ऑस्मियम तो देख रहा है +8 आ रहा है। चलो लिख लिया सबने? चिंता मत करो, आपको मैंने इसलिए दिया है Fe3O4। मैं चाहता हूं कि आप करो, गड़बड़ करोगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये मैंने केसेस इसलिए आपको दिए हैं थोड़े रैंडम। Fe3O4 वाला केस है ना, CrO5 वाला केस, जिससे आप प्रैक्टिस करो, गलती भी कर लो एग्जाम में मत करना। तो Fe3O4 कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ होता है छोटी क्लासेस में, मुझे पता है आपने कंपाउंड कभी ना कभी पढ़ा है। बट जब आप इसका चार्ज लिखोगे तो आपको इसके बारे में और भी कुछ नई बातें पता चलेंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा करो सॉल्व, थोड़ी रिसर्च भी करो। अगर नहीं होता है आपसे तो पढ़ा बुक में ढूंढो, आपको मिलेगा, है ना। तो अपन इसको करेंगे बच्चों, ठीक। और एक बात मैंने आपको बताई थी, ये जो O सिंगल बॉन्ड O होता है, किसी को याद है इसको कौन सा लिंकेज कहते थे अपन? O सिंगल बॉन्ड O के साथ कुछ और जुड़ा होता था तो क्या कहते थे इसको? कोवलेंट तो है बट क्या कहते थे? परऑक्साइड, याद है किसी को? ये बताया था H2O2, है ना। तो इसको कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। दिस इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज, राइट। ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन बहुत यूज करते रहेंगे, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स अपन ने कवर कर लिया। आई थिंक बेसिक्स में तो किसी को डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं है। वेरी नाइस। नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट स्लैश
मास। तो कुछ बच्चों को लिखना बाकी था, जल्दी से लिख लो। हाँ प्रेशा बेटा। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट निकालने में अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा, उसके बाद अपन इक्विवेलेंट वेट पढ़ते हैं। इसमें अपन और भी चीजें डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? -4। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर्स बनाना अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी अभी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं, सब बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अभी पहले बच्चों हेडिंग लिख ली सबने, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास लिख ली क्या? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा इन्फू में। हाँ चलो, तो इसको पहले अपन डिफाइन करते हैं मुश्किल डेफिनेशन से, फिर अपन इस पे आसान तरीके पे आ जाएंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, मुश्किल तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फिर आसानी से कैसे करना है वो सीखेंगे। देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of an element which reacts or displaces, which reacts or displaces from a compound from a compound, हाँ विभव बेटा, 1.008 parts by mass, 1.008 parts by mass of hydrogen, comma 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass, or 35.5 parts by mass of chlorine is known as equivalent weight of that element, is known as equivalent weight of that element. Example, यहां तक लिखो, फिर इस डेफिनेशन को समझाता हूं मैं कि क्या मतलब है, कैसे यूज करना है, फिर इसको आसानी से कैसे करना है वो भी सीखेंगे। बिल्कुल प्रेशा बेटा, नॉर्मेलिटी के लिए अपने को एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जो इसी चैप्टर में अपन करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। बिल्कुल, लो लिख लो। वृत्ति का बेटा, केमिस्ट्री में अपन मास और वेट को अलग नहीं लेके चलेंगे, 1 किलोग्राम को हम उसका मास या वेट दोनों ही कह देंगे। न्यूटन वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ नहीं अप्लाई करते, कि केमिस्ट्री में जनरली लोग इनवेरिएबली यूज कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, तो वो ग्राम्स या किलोग्राम में ही लिखते हैं मास या वेट को। न्यूटन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको फिजिक्स का, कि वहां मास को केजी में और उसको वेट जब कन्वर्ट कर दिया जाता है जी से मल्टीप्लाई करके, तो वो अपन यहाँ नहीं यूज करते। हाँ भाई बच्चों, लिख लिया क्या सबने? लिख लिया लिख लिया, आ जाओ।
तो अब अपन इस एग्जाम्पल में कोशिश करेंगे कि mg का जो है इक्विवेलेंट मास निकालें, है ना। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ mg जो है वो क्या है, कैसे आएगा। तो ये रिएक्शन जब अपन ने पढ़ी तो यहां पर 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, 2 mg रिएक्ट्स विद 1O2। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, देखो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट दैट 2 मोल रिएक्ट्स विथ 1 मोल, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। अच्छा, 2 मोल mg का मास कितना आएगा, अगर मास लिखें हम तो 2 मोल mg का मास कितना आएगा, 1 mg का एटॉमिक सॉरी मोलर मास कितना होता है, 24, बिल्कुल 24 होता है। तो 1 मोल का 24 होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 48, वेरी गुड, 48 ग्राम्स। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन का 1 मोल का वजन कितना आएगा बच्चों, 32 ग्राम्स, वेरी गुड। तो ये मेरे को रिलेशन मिल गई कि ऑक्सीजन के 32 ग्राम से मैग्नीशियम को 48 ग्राम रिएक्ट करता है ना। इक्विवेलेंट वेट के लिए मुझे ऑक्सीजन का कितना वजन लेना है, अगर मुझे इक्विवेलेंट मास लिखना है तो ऑक्सीजन का कितना लेना पड़ेगा, 8 ग्राम, है ना। एक इक्विवेलेंट के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। कैसे वैभव, ये क्या लिखा है डेफिनेशन देखो, क्या लिखी है डेफिनेशन। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या कह रही है आपकी कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वो वजन जो किससे रिएक्ट करे, या तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बाय मास, या 8 पार्ट्स बाय मास ऑक्सीजन, या 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ऑक्सीजन मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 8 ग्राम लेना पड़ेगा ना, डेफिनेशन में 8 ग्राम दिया हुआ है बस। तो अब मुझे यूनिटरी मेथड से बताओ कि अगर इसका 32 ग्राम के लिए 48 ग्राम लग रहा था तो 8 ग्राम के लिए कितने ग्राम लगेगा, जल्दी बताओ। 12 ग्राम। तो राज बेटा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट किसको कहेंगे, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो वजन रिएक्ट कर रहा है वो, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से। किसी से भी रिएक्ट करा रहे हो तो किससे रिएक्ट करा रहे हो, उसके उतने मास से रिएक्ट करने वाले मास को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जितना वजन रिएक्ट करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो हम इस पे आंसर लिख देंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम्स। ठीक, लिखो इसको, मैं और एग्जांपल बताता हूं कि भाई ऑक्सीजन की जगह कोई और एलिमेंट हुआ तो क्या करेंगे, है ना। तुम इसकी टेंशन मत लो कि अब इन तीनों में नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके लिए फिर सिखाऊंगा ना मैं, अभी तो बेसिक डेफिनेशन है, इसलिए मैंने पढ़ाने से पहले ही कहा था कि पहले थोड़े मुश्किल तरीके से करेंगे फिर उसका आसान तरीका निकाल लेंगे। तो हमेशा ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ डेफिनेशन समझो कि डेफिनेशन क्या है, फिर उस डेफिनेशन का एक बेसिक मीनिंग समझाऊंगा तुमको, तुमसे ही पूछूंगा मैं, बट करो तो सही, अभी जो बता रहा हूँ वो तो लिखो, सब बताऊंगा तुम लिखो तो सही। वो 3 की जगह तुम डेफिनेशन में सारे एलिमेंट लिख दोगे, ऐसे बना सकते हो, बट वो बेसिक समझ में आएगा तब। बट बिफोर आई टेल यू द बेसिक, मुझे पहले ये जो 3 एलिमेंट है इस पे तो समझा दो तुमको चीजें। ओके, और एक रिएक्शन लिखते हैं, इस रिएक्शन पे तुमसे पूछूंगा मैं। तो अगली रिएक्शन अपन लिख रहे हैं, जिंक प्लस H2SO4 गिविंग यू ZnSO4 प्लस H2। तो अब अगर मोल्स लिखें बच्चों, तो 1 मोल जिंक से कितने मोल हाइड्रोजन निकलेगी बताना जरा,
एक मोल जिंक से कितने मोल हाइड्रोजन निकलेगी, H2 गैस कितने मोल निकलेगी, H2 गैस कितने मोल निकलेगी। ये यहाँ पे बनी है ना, देखो ये, हाँ 1 मोल। अच्छा, तो इसका मास अगर लिखें अपन, तो 1 मोल जिंक का वजन, एटॉमिक मास बच्चों 65.5 ग्राम होता है। मैं बता देता हूं आपको, 65.5 ग्राम इज एटॉमिक मास ऑफ जिंक। तो 1 मोल हाइड्रोजन का वजन कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2 ग्राम, वेरी गुड। तो डेफिनेशन में इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या किया था, फॉर इक्विवेलेंट वेट कितने ग्राम लिया था ये, तो 1.008 को 1 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लेट्स कीप दिस एज 1 ग्राम। तो अगर ये 1 ग्राम लग रहा है, तो ये कितना लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, 32.25 या 75, दोनों तरीके के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। डिवाइड करो सही से, गड़बड़ मत करो। हाँ 32.75, वेरी गुड, 32.75 ग्राम्स। तो अपने पास आंसर आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू 32.75 ग्राम्स। तो हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन इसलिए लिया क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था कि जितना 1 ग्राम हाइड्रोजन निकले उतना मास को लेना है, जितने से 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको इसका बेसिक लॉजिक बताऊंगा और इसको आसानी से कैसे पता करेंगे वो सिखाऊंगा उसके बाद, है ना। हाँ अमन कह सकते हैं, बट ये हर बार नहीं होगा, इस केसेस में है बिल्कुल ऐसे। आ जाओ थर्ड बेटा, थर्ड थर्ड एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम प्लस Cl2 गिविंग यू AlCl3। पहले तो इसको बैलेंस करो जरा, एग्जैक्ट ही आएगा क्योंकि H2 का भी अपन ने एग्जैक्ट मास नहीं लिया है, H2 फिर 1.008 इंटू 2 होता, तो उसको भी हमने एग्जैक्टली 2 ग्राम ले लिया है, तो 1 ग्राम से काम हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको बैलेंस करो। हाँ भाई कर दी बैलेंस, तो 2 3 और 2, ठीक है। तो फटाफट मोल्स लिख लेते हैं। मोल्स, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल। तो मास कितना आएगा बच्चों, जरा बताना। 3 मोल Cl2 का वजन कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ। अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। 213, रमन ने भी एक सही जवाब दिया है, 213 ग्राम। और 2 मोल एल्यूमिनियम का सॉरी, 2 मोल एल्यूमिनियम का वजन कितना आएगा जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, 54, वेरी गुड। 54 ग्राम। तो फॉर इक्विवेलेंट वेट कितने ग्राम चाहिए था अपने को क्लोरीन, 35.5 ग्राम। तो 213 को कितने से डिवाइड किया अपन ने, 213 को कितने से डिवाइड किया, 6 से। तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो कितना आएगा 9 ग्राम्स, बिल्कुल। तो आंसर हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 9 ग्राम्स। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो बच्चों बेसिक डेफिनेशन से अपन ने आंसर्स निकाले, बट ये आंसर्स निकालने का तो अपने को कुछ चीजें दिखती हैं जो मतलब
कोई रिलेशन सा आएगा। क्या आएगा? एक काम करो, पहले तो ये लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको और इसका बेसिक मतलब भी बताता हूँ। तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्यों हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ हर्ष बेटा, AlCl3 भी निकाल सकते हैं। कितना AlCl3 बनेगा? बिल्कुल वो भी निकाल सकते हैं। बताता हूँ, लिखो तो सही जरा। सब बताऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। आई एक्सप्लेन द कंप्लीट लॉजिक। लिख लिया सबने? अब एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके नीचे और फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो। हियर वी सी दैट इक्विवेलेंट वेट, हियर we see that equivalent weight is a ratio of atomic weight, is a ratio of atomic weight and some factor, and some factor in bracket, say n factor or valency factor, which in above 3 cases was their respective valency। मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पिछले वाले एग्जाम्पल देखो, तो mg के केस में मोलर मास और वेलेंसी और इक्विवेलेंट मास, तो मोलर मास mg का था 24, वेलेंसी थी +2 और इक्विवेलेंट मास कितना आया था? कितना आया था? 12, है ना? या एल्यूमिनियम के केस में भी देख लेते हैं, जो थर्ड केस था। एट मोलर मास 27, वेलेंसी है +3, तो मास कितना आया था? 9। तो ऐसी कुछ सिंपल सी रिलेशन निकल के आ रही है। तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कह रहे हैं। तो एन फैक्टर एक तो निकालना सीखेंगे अपन, कि किसी भी केस में एन फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालना, ये भी इसके आगे अपने को अगले टॉपिक में सीखना है। अब रही बात, यहां तक लिख लिया क्या सबने? पहले तो ये बताओ, यहां तक लिख लिया? तो फिर मैं समझाना शुरू करूं। लिख लो, जल्दी लिख लो, जो जिन लोगों का बच्चा है फटाफट से लिख लो। आई एम वेटिंग। फिर मैं समझाता हूँ कि जो अपन ने ऊपर लिखा है उसमें हाइड्रोजन क्यों लिया है, या उसका उतना ही मास क्यों लिया, ऑक्सीजन क्यों लिया है, और इक्विवेलेंट की बेसिक, इक्विवेलेंट मास की बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी। लिख लिया सबने? जिंक भी लिख लो बेटा। जिंक में भी जिंक की वैलेंसी 2 है, अगर आपको लिखना है तो जिंक भी वैसे ही आ जाएगा। जिंक का मास था 65.5, वैलेंसी +2 है, 32.75 आ गया उसका भी आंसर। आदित्य बेटा हमेशा नहीं, कुछ केसेस में एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर एक ही बात होगा, कुछ केसेस में वैलेंसी और एन फैक्टर सेम जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमारे जो 3 केसेस थे इसमें एन फैक्टर जो है वो वैलेंसी के बराबर था, तो उसको वैलेंसी फैक्टर भी कह रहे हैं। हर बार वो वैलेंसी फैक्टर होगा ये जरूरी नहीं है। लिख लिया? राज बेटा फायदा तो भी पता चलेगा, पहले सीख तो लें इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद उसका फायदा भी देखेंगे। हाँ अब देखो बच्चों, लिख लिया तो अब समझते हैं कि मतलब क्या है। मुझे ये बताओ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, बताना जरा।
1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? 1 मोल। ठीक। अच्छा, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है? 1। तो 1 मोल हाइड्रोजन H से इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट कितने होंगे? कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे किसी भी रिएक्शन में, होंगे ना? ठीक है, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम अगर 8 ग्राम है तो कितने मोल है बताना जरा? हाउ मेनी मोल्स? 1 नहीं होगा बेटा, 16 होता है एटॉमिक का मास, हाफ मोल है ना, 0.5 मोल। 0.5 मोल। अब एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? इलेक्ट्रॉन लेता है कितने, ये बता दो। 2। तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 मोल। हमने 8 ग्राम लिया है यानी कि हाफ मोल लिया है, तो हाफ मोल ऑक्सीजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 मोल। अच्छा, हाइड्रोजन में भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही आए थे ना, अभी जब बात की थी तब 1 मोल इलेक्ट्रॉन आए थे, इधर भी 1 मोल आ गए। अब मुझे कोई बता दो कि 35.5 ग्राम क्लोरीन अगर रिएक्ट करेगा तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेगा? कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 मोल। तो इक्विवेलेंट वेट की बेसिक डेफिनेशन बन के क्या आ गई? सिंपल सी बात आ गई कि वो वजन या वो मास जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या लूज करे इज नोन एज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। यही है ना भाई, जो वजन 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे वो उसका इक्विवेलेंट मास हो गया। अब इसको रिएक्शन में भी देख लेते हैं। अभी मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आ रहा है? +2, है ना? +2 आ रहा है, यानी कि 1 मोल Mg 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका मतलब हुआ 24 ग्राम Mg 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। तो बच्चों कितने ग्राम Mg 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा? कितने ग्राम Mg 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा? 12 ग्राम। यही लिखा है तुमने, देख लो इधर, इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg इज 12 ग्राम, ये लिखा था। अब ये तुम इन तीनों में से किसी पे भी ट्राई कर लेना। जिंक में इतने मास से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, या एल्यूमिनियम में इतने मास से कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अल्टीमेटली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, सुन लो इस बात को, equivalent weight of any substance is the amount of the substance which gains or loses 1 mole of electrons। चाहो तो इसको लिख भी लो तुम, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। लिख लें? लिख लो। therefore equivalent mass or equivalent weight of a substance is that amount of substance which gains or loses 1 mole of electrons। अब समझ में आ गया? अब तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन की जगह कुछ और भी ले लो, उसका भी वजन निकाल लेंगे कि कितना लेना है। कुल मिला के जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा या दे रहा होगा उतना वजन से रिएक्ट करा दो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन की जगह कोई और ले सकते थे। बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में इसलिए लिए गए थे क्योंकि काफी कंपाउंड्स जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन से बनते हैं, सबसे कॉमन रिएक्टेंट्स हैं ये, इसलिए इनको लिया गया था शुरू में। ठीक है, लिख लिया सबने? तो अब इसके बाद अपने को ये सीखना पड़ेगा कि वैलेंसी फैक्टर निकालना कैसे है। तो नेक्स्ट हेडिंग दैट वी विल राइट इज
कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर बेटा, कार्बन का 12 ग्राम नहीं आएगा, कार्बन पे चार्ज फिर +4 आता है या -4 आता है। तो कार्बन को इसलिए लिया क्योंकि तो उसकी वैलेंसी काफी वेरी करती है, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। तो इट विल डिपेंड कि वो किस रिएक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। ये इसलिए सीख रहे हैं हम क्योंकि अभी हमने देखा कि हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने का आसान तरीका मिल गया है। कुल मिला के क्या करना है, मोलर मास को एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो तो अपना काम हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर, ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग है। ऑल राइट बच्चों, तो अपने पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, इसीलिए अपन आज की क्लास यहाँ रोक लेते हैं। इस टॉपिक पे अपन लोग होल्ड कर लेते हैं, अगली क्लास में अपन इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है, चलो तो आई होप सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। इनको रिवाइज कर लेना बच्चों, थोड़ी नई चीजें आपके लिए, तो डेफिनेटली रिवाइज कर लेना, एग्जांपल्स कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो डेफिनेटली कर लेना। ठीक, तो लेट्स एंड आवर लेक्चर हियर।